गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस चैप्टर के अंदर जो हम कंटेंट्स पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसकी डेफिनेशन। थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फैक्ट्स, जिसको हम इसकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की हम अजम्पशंस भी मान सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा मेजर एंड माइनर प्लेट्स। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्लेट बाउंड्रीज, या फिर बाउंड्रीज को हम कहते हैं मार्जिन्स। और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कंसेप्ट्स रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें मेजर कॉन्सेप्ट है हमारे कन्वेक्टिव मैग्मा करंट, सी फ्लोर स्प्लिटिंग, और लास्ट में हम पढ़ेंगे पैलियोमैग्नेटिज्म। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन। अगर बात की जाए कि जो हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसकी शुरुआत कब हुई, तो ये जो टॉपिक है 1960 के दशक में शुरू हुआ। इस टाइम पर बहुत सारे हमारे जो स्कॉलर्स थे, या फिर हम उनको साइंटिस्ट कह सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कह सकते हैं, या फिर ज्योग्राफर कह सकते हैं, उन सभी ने अपने अपने विचार एक कॉन्सेप्ट के नीचे लेकर आए और उसको कॉन्सेप्ट का नाम दिया, या उसको थ्योरी का नाम दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगर बात की जाए कि वो कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले प्लेट शब्द का यूज किया, तो वो थे कैनेडियन साइंटिस्ट जेटी विल्सन। विल्सन ने सबसे पहले 1965 में प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये कई बार पूछ लेते हैं। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में किस किस ने कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसमें नाम आएंगे हमारे हैरी हेस, टूजो विल्सन, मैकेंजी एंड पार्कर, वुलरिज एंड स्ट्रालन मॉर्गन, लिपिकन एक्सेट्रा। इन सभी ने अपने अपने विचार इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में दिए। अगर हम बात की जाए कि इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो इसमें देखो दो शब्द हमारे सामने हैं, प्लेट और दूसरा है टेक्टोनिक। इन दोनों को हमें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात आता है कि प्लेट क्या होती है। जो प्लेट होती है वो होती है एक रिजिड लिथोस्फेरिक स्लेब है, या फिर ये कह सकते हैं जो हमारी पृथ्वी के ऊपर या जो पृथ्वी के नीचे अगर हम जाएंगे तो 100 किलोमीटर तक जो लेयर मिलती है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। और जो ये लिथोस्फेयर है ये रिजिड है, सॉलिड है, ठोस है, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्लेट। अगर इसी चीज को हम डायग्राम में देखना चाहें तो हमारे सामने ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि लिथोस्फेरिक, जो ये ओशियनिक क्रस्ट के नीचे भी लिथोस्फेयर है एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे भी लिथोस्फेयर दिखाई दे रहा है। ये पृथ्वी के नीचे होता है और लगभग इसकी जो इसकी मोटाई वहां कह सकते हैं हम, वो 100 किलोमीटर होती है। तो जो प्लेट क्या है, ये जो लिथोस्फेरिक जो लेयर है, ये सॉलिड लेयर है, इसी को हम प्लेट कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि प्लेट तो चलो हमें समझ में आ गई कि जो वो लेयर है 100 किलोमीटर की लिथोस्फेरिक, उसको कहते हैं। अब बात आता है टेक्टोनिक। टेक्टोनिक क्या है, या फिर अगर हम दोनों वर्ड को एक साथ करें, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक क्या है, द होल मैकेनिज्म ऑफ द इवोल्यूशन, नेचर एंड मोशन ऑफ प्लेट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक। यानी कि जो पूरी प्रक्रिया कि भाई प्लेटों का कैसे उदय हुआ, कैसी उनकी प्रकृति है, कैसे उनका मोमेंट है, वो सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो परिभाषा के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो था फंडामेंटल फैक्ट्स, या फिर हम कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं इस थ्योरी में, वो क्या क्या है। पहला अगर पॉइंट देखा जाए तो वो है फ्री फ्लोट ऑफ लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर। किसकी वजह से, ड्यू टू कन्वेक्टिव मैग्मा करंट। तो यहाँ तीन शब्दों को हमने बहुत जरूरी समझना, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर एंड कन्वेक्टिव मैग्मा करंट, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो हम डायग्राम पे ही जाएंगे। इस डायग्राम में देखिए आप,
जो हमारी जो पृथ्वी है उसके नीचे जो सबसे पहले क्या दिखा रखा है, लिथोस्फीयर दिखा रखा है, और उसके नीचे दिखा रखा है एस्थेनोस्फीयर। जो हमारी पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर तक है लेयर है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। और जो 100 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर तक जो परत है, लेयर है, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, तो अब हम ये पता चल गया लिथोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस्फीयर क्या है। तो हमारी पहली एजम्पशंस क्या थी कि जो लिथोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही है, तैर रही है। किसकी वजह से? कन्वेक्टिव मैग्मा करंट्स की वजह से। अब आपके माइंड में आएगा कि ये कन्वेक्टिव मैग्मा करंट क्या है। वैसे तो हमारा जो 6th पॉइंट है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कन्वेक्टिव मैग्मा करंट्स क्या है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके सामने देखो ये दिखाई दे रहा है, ये दो डायग्राम है। ये जो बड़े वाला डायग्राम है जिसमें हमने दिखा रखा है नीचे से जो एरो के निशान आ रहे हैं, ठीक है, डायग्राम में जो नीचे से एरो के निशान आ रहे हैं, तो ये है कि ऊपर उठता हुआ जो हमारा मैग्मा होता है, नीचे जमीन से जो आएगा ऊपर पृथ्वी की तरफ, ये मैग्मा है। और इन्हीं मैग्मा को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्टिव। कन्वेक्टिव का मतलब होता है ऊपर आता हुआ, असेंड, जो ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो कन्वेक्टिव मैग्मा करंट्स। ठीक है, तो ये क्या है? जो मैग्मा की धाराएं हैं, जो हमारा, जैसे आपको मैग्मा क्या है, लावा क्या है, अगर किसी को नहीं पता है, तो जो हमारा ज्वालामुखी से जो मटेरियल निकलता है, लिक्विड निकलता है, उसको हम लावा या मैग्मा बोलते हैं। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पर इसको मैग्मा बोलना है और कहाँ पर इसको लावा बोलना है। तो ये जो कन्वेक्टिव मैग्मा करंट है, इनकी वजह से हमारी लिथोस्फीयर जो प्लेट है वो मूव करती है, और वो फ्री फ्लोट है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी घर्षण के आराम से वो तैर रही है। किसके ऊपर? एस्थेनोस्फीयर के। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है, इसका मतलब क्या है? एस्थेनोस्फीयर क्या है? लिक्विड स्टेट में हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो एस्थेनोस्फीयर के बारे में बताते हैं कि जो एस्थेनोस्फीयर है वो, उसकी नेचर है लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। जैसे जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है तो जो एस्थेनोस्फीयर है वो पिघल जाती है और वो ऊपर मैग्मा के बन के आती है। अदरवाइज अगर इसके ऊपर प्रेशर रहेगा, वेट रहेगा, तो ये सॉलिड फॉर्म में रहती है। तो एस्थेनोस्फीयर एक हमारी ऐसी लेयर है जो सॉलिड में भी हो सकती है और लिक्विड में भी हो सकती है। तो ये था हमारी पहली अजम्पशन। अब हम दूसरी अजम्पशन पे चलते हैं। वो क्या कहते हैं? lithosphere being divided into granitic continental crust and basaltic oceanic crust। ये कह रहा है कि देखो कि जो हमारी लिथोस्फीयर है, लेयर है जो, उसको हमने डिवाइड कर रखा है। जो हमारे महाद्वीप हैं, ठीक है, उनको क्या ऐसा माना जाता है वे ग्रेनाइटिक रॉक से बने हैं। और जो हमारे जो समुंदर है, जो समुंदर की जो क्रस्ट है, जो परत है, जहाँ चट्टाने हैं, वो किससे बनी है? बेसाल्ट से बनी है। ये हम अज्यूम करके चलते हैं। और वैसे भी साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो पाया भी कि जो कंटिनेंटल जो क्रस्ट होती है वो मोस्टली ग्रेनाइट से ही बनती है, और ओशियनिक क्रस्ट बेसाल्ट से बनती है। थर्ड जो हमारी देखा जाए कि अजम्पशंस क्या है, वो है डिवीजन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू वेरिएबल साइज प्लेट्स with moving in relation to each other and generates tectonic forces। ये कह रहा है कि जो लिथोस्फीयर प्लेट है हमारी, ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है। ठीक है, जैसे हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर ये लिथोस्फीयर लेयर है, और इसको क्या कर रखा है हमने? प्लेट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, वो भी थोड़ा हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जो पहला डायग्राम है उसमें यही दिखा रखा है कि जो कंटिनेंटल प्लेट है वो ग्रेनाइट रॉक से बनी है, और उसके नीचे जो ओशियनिक प्लेट है वो बेसाल्ट से बनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं फिर हमारा अजम्पशंस के बाद, और अगला हमारा पॉइंट है मेजर एंड माइनर प्लेट्स। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेजर एंड माइनर प्लेट्स, पूरी पृथ्वी के ऊपर जो परत है, हमने अभी भी बताया था कि जो ये 100 किलोमीटर की जो गहराई तक जो परत है, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसको हमने मेजर प्लेट में भी बांट रखा है और माइनर प्लेट में बांट रखा है। अगर हम बात करें मेजर प्लेट की, तो हमने 6 मेजर प्लेट्स में इसको डिवाइड कर रखा है।
जो पहली प्लेट है उसका नाम है यूरेशियन प्लेट, और जो दूसरी प्लेट है इसका नाम है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तीसरी प्लेट है उसका नाम है अमेरिकन प्लेट, और जो फोर्थ प्लेट है उसका नाम है पैसिफिक प्लेट, और फिफ्थ प्लेट का नाम है अफ्रीकन प्लेट, और सिक्स्थ प्लेट का नाम है अंटार्कटिक प्लेट। तो ये 6 प्लेटें हैं। किसी किसी किताब में या बुक्स में 7 प्लेट बना देते हैं। वो 7 क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने यहाँ जो अमेरिकन प्लेट है उसको एक ही माना है। जिस किताब में 7 बना देते हैं उसमें क्या करते हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को अलग नाम दे देते हैं और साउथ अमेरिकन प्लेट को अलग। तो वो एक प्लेट को ही वो 2 काउंट कर लेते हैं। तो किसी किताब में 7 हो जाते हैं, किसी में 6 हो जाते हैं, लेकिन जो जनरल व्यू है वो 6 प्लेट मानते हैं, और जो हमारे सामने ये दिखाई दे रही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने इनके नाम तो पता चल गए, लेकिन ये प्लेट पूरी विश्व के मानचित्र पर कहाँ कहाँ है उसका थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। तो ये प्लेटें हैं जो हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। तो अगर हम बात करें कि जो सबसे पहले जो यूरेशियन प्लेट है उसके बारे में देखते हैं। आपको पता है यूरोप और एशिया को हम यूरेशिया बोलते हैं, और इसी नाम के आधार पर इस प्लेट का क्या नाम है, यूरेशियन। अब आप इसमें देख सकते हो कि जो येलो लाइन है, येलो लाइन से हमें क्या दिखाई दे रखी है, इसकी बाउंड्री दिखाई दे रखी है। यूरेशियन प्लेट कहाँ से कहाँ तक है फैली हुई है। तो इसमें आपको दिखाई देगा जो हमारा भारत है इससे ऊपर ऊपर, जिसमें चीन, रसिया, पूरा का पूरा यूरोप, ठीक है, ये सारे कंट्रीज, इसके साथ साथ जापान और मंगोलिया, ये सारे कंट्रीज क्या है, यूरेशियन प्लेट्स में आते हैं, और इसका नाम भी इसी वजह से रखा गया। दूसरी जो हमारी प्लेट थी वो थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें जो जो प्लेट है मेजरली 2 ही कंट्री है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जिस वजह से इस प्लेट का नाम भी क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रखा गया। तो हम जो कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया किस प्लेट टेक्टोनिक के अंदर है, तो हम आते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में। ठीक है, जो हमारा ऊपर जो बाउंड्री है यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में जो बाउंड्री है, ये है हमारा हिमालय पर्वत। इसको हम पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस तरह से पर्वतों का निर्माण करती है और हमारा हिमालय पर्वत कैसे बना है। तो उसके बाद अगर हमारी तीसरी प्लेट आ जाती है तो वो है अफ्रीकन प्लेट। अगर हम अफ्रीकन प्लेट की बात करें तो अफ्रीकन प्लेट आप देखोगे पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप इस प्लेट के अंदर आता है। यही नहीं, जो हमारा अटलांटिक ओशियन है उसका कुछ हिस्सा भी अफ्रीकन प्लेट के अंदर आता है। फोर्थ हमारी जो प्लेट है वो हमने नाम दिया था अमेरिकन प्लेट। इसी प्लेट को मैंने आपको बताया भी था कि कई बार इसको 2 नाम दे देते हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अलग बांट देते हैं और साउथ अमेरिकन प्लेट अलग बांट देते हैं, और कई बार क्या करते हैं साइंटिस्ट, इसको एक ही प्लेट मान लेते हैं। ये हमारी फोर्थ प्लेट है। फिफ्थ प्लेट है हमारी पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट है हमारा जो हमारा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, जो हमारा पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है उसको ये कवर करती है, और इसी के नाम पर इस प्लेट का नाम क्या रखा गया है, पैसिफिक प्लेट। आप इसमें पैसिफिक प्लेट में 2 तरह से देखेंगे, एक तो यहाँ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में, और इसके साथ साथ जो एशिया है उसके ईस्टर्न साइड में भी प्रशांत महासागर आपको नक्शे में दिखाई देगा। और इसके बाद जो हमारी सिक्स्थ प्लेट है उसका नाम है अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट आप देख सकते हो जो हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप है उस एरिया को ये कवर करती है, और आपको नीचे जिस मैप पर, मानचित्र पर नीचे की तरफ आप देखोगे ये जो येलो येलो बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये है आपकी पूरी की पूरी अंटार्कटिक प्लेट की सीमा। तो ये थी हमारी मेजर प्लेट, मुख्य जो हमारी प्लेटें हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जो हमारी माइनर प्लेट कौन कौन सी है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे जो साइंटिस्टों का कहते हैं कि 20 ऐसी माइनर प्लेटें हैं, कोई ज़्यादा बता देता है, कोई कम बता देता है। तो लेकिन हमारे जो काम की हैं और जो मतलब हमारे चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगी वो मेजरली 7-8 प्लेटें हैं।
उनके नाम हमें जरूरी पता होना चाहिए और साथ साथ उनकी लोकेशंस भी हमें पता होनी चाहिए। तो पहली माइनर प्लेट की बात करें तो पहली माइनर प्लेट है जुआन डे फूका प्लेट, दूसरी है कोकोस प्लेट, तीसरी है नाजका प्लेट, चौथी है स्कोटिया प्लेट, पांचवी है कैरिबियन प्लेट, छठी है अरबियन प्लेट, सातवीं है फिलीपाइंस प्लेट और आठवीं है जापानीज प्लेट। ये आठों की आठों प्लेट विश्व के मानचित्र पर कहाँ है, इनकी लोकेशंस हमें पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जुआन डी फुका प्लेट। इस मैप पर आपको ये सारी की सारी प्लेट जो माइनर प्लेट्स हैं वो दिखाई देगी। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले जुआन डे फुका प्लेट से। अगर आप देखोगे इस मैप पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के वेस्टर्न साइड में एक एरो का निशान दिखाई देगा आपको, और यहाँ एरो का निशान है, ये छोटी सी प्लेट है और इसका नाम है जुआन डे फुका प्लेट। दूसरी हमारी प्लेट छोटी माइनर प्लेट बाउंड्री प्लेट थी, वो थी कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट को देखना है तो थोड़ा सा आप नीचे आएंगे और जो सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका के वेस्टर्न साइड में पश्चिमी की तरफ आपको कोकोस प्लेट दिखाई देगी। अब थोड़ा सा और भी नीचे आएंगे आप तो साउथ अमेरिकन प्लेट है, और साउथ अमेरिकन प्लेट के वेस्टर्न साइड में आपको जो तीसरी जो प्लेट बाउंड्री दिखाई देगी वो है नाजका प्लेट। ठीक है, तो ये तीन प्लेटें हैं, ये अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक जो प्लेट बाउंड्री है उनके बीच में पाई जाती हैं, जुआन डे फुका, कोकोस और नाजका। इसमें बस इसको थोड़ा सा याद ये रखना है, एक तरफ तो पैसिफिक ओशन की प्लेट है ही है, दूसरी तरफ जो अमेरिकन प्लेट है वो बदल जाती है। जुआन डे फुका किसके बीच में है, नॉर्थ अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट के बीच में। कोकोस प्लेट किसके बीच में है, सेंट्रल अमेरिका और कोकोस प्रशांत महासागर के बीच में। और नाजका प्लेट किसमें है, साउथ अमेरिका और प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हर प्लेट में है, लेकिन वो क्या है कि अमेरिकन प्लेट चेंज हो जाती है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये तीन जो माइनर प्लेट के बाद हम आगे मूव करते हैं तो वह स्कोटिया प्लेट है। आप देखोगे साउथ अमेरिकन जो प्लेट है उसके नीचे एक जो प्लेट में एरो के निशान से दिखा रखा है स्कोटिया प्लेट। जो ये स्कोटिया प्लेट है ये है हमारे अंटार्कटिक जो प्लेट है और अमेरिकन प्लेट है उसकी बाउंड्री पर। इसके बाद एक प्लेट और रह गई हम जो अमेरिकन प्लेट के पास पड़ेंगे, वो है कैरिबियन प्लेट। ये सेंट्रल अमेरिका और हमारा जो दूसरे वाला है ये क्या कहते हैं, सॉरी, ये सेंट्रल अमेरिका के पास है ये कैरिबियन प्लेट, और इस प्लेट को ये भी माइनर प्लेट की कैटेगरी में ही आती है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारी प्लेट बाउंड्री है वो है अरबियन प्लेट। आपको इस मैप में दिखाई दे रहा होगा कि जो अफ्रीकन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है वहां पर ये अरबियन प्लेट पाई जाती है। इसके अलावा थोड़ा सा और अगर हम इधर आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एशिया और प्रशांत महासागर के पास फिलीपाइंस प्लेट, और फिलीपाइंस प्लेट के ऊपर थोड़ा सा जहाँ जापान देश है वहां पर आपको मिलेगी जापानीज प्लेट। तो ये जो हमारी 7-8 हमने जो पढ़ी है माइनर प्लेट है, जो इम्पोर्टेंट प्लेट हैं जिनकी हमें नाम भी पता होना चाहिए और इनकी लोकेशंस भी हमें पता होना चाहिए, ये हमें इस थ्योरी को समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अब हमने देखा कि हमने माइनर प्लेट पढ़ी, मेजर प्लेट पढ़ी। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है प्लेट बाउंड्रीज और मार्जिन्स। अगर हम बात करें प्लेट बाउंड्रीज की, या इसको हम बाउंड्रीज कह दें या फिर मार्जिन कह देते हैं, हिंदी में जिसके प्लेट सीमाएं बोल देते हैं, तो जितना अब तक हमने पढ़ा है वो इसका बेसिक परिचय ही कह सकते हैं। जो रियल जो हमारा टॉपिक है, जो रियल जो भी हमारा जो थ्योरी है जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है बाउंड्रीज से। क्यों? क्योंकि जो दुनिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, चाहे पर्वतों का निर्माण हो, ज्वालामुखी हो, अर्थक्वेक हो, या और भी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो प्लेटों की बाउंड्रीज पर ही होती है।
बीच में बहुत कम ऐसा रेयर केस होते हैं जहाँ इंट्रा प्लेट कुछ होता हो। अदरवाइज क्या है, जितने भी हमारी एक्टिविटीज हैं वो कहाँ होंगी, प्लेट बाउंड्रीज पर या फिर प्लेट मार्जिन्स पर। और इन्हीं प्लेट बाउंड्रीज को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है इसकी तरफ ही जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर बात की जाए कि हम ये प्लेट बाउंड्रीज हैं इनको कितने भागों में बांट सकते हैं, तो हमने इनको 3 भागों में बांटा है प्लेट बाउंड्रीज को। नंबर 1 है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। इस कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री को डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी कह देते हैं या फिर अक्रेटिंग प्लेट बाउंड्री भी कह देते हैं। इसका भी हम पढ़ेंगे कि भाई कंस्ट्रक्टिव क्यों कहते हैं, डाइवर्जेंट क्यों कहते हैं, अक्रेटिंग प्लेट क्यों कहते हैं। दूसरा जो हमारी प्लेट है वो है डिस्ट्रक्टिव या फिर कन्वर्जेंट या फिर हम कह सकते हैं कंज्यूमिंग प्लेट बाउंड्री। ठीक है। और जो तीसरी हमारी प्लेट है वो है कंजर्वेटिव शियर या ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि जो पहली बाउंड्री है हमारी, जो जिसको हमने नाम दिया कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्लेट बाउंड्री पर या सीमा पर कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन होता रहता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। अब दूसरा बात है इसकी कि जिसको डाइवर्जेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहां मैंने बताया इस बाउंड्री पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, डाइवर्ट होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। फिर इसका जो तीसरा नाम है अक्रेटिंग प्लेट बाउंड्री भी बोल देते हैं। इसका ये बहुत कम यूज होता है अक्रेटिंग प्लेट बाउंड्री, ज्यादातर कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इसका नाम यूज होता है। तो अक्रेटिंग का मतलब होता है लेयर बाय लेयर जमा होना। तो इस जो प्लेट बाउंड्री पर है यहाँ लेयर बाय लेयर जमा होता है। क्या होता है, वेल्केनोज का जैसे मैग्मा आया, ठीक है, वो ऊपर आके लावा जम गया, फिर उसके कई सालों बाद फिर से लावा आया, फिर वो जम गया वहां पर। तो एक परत के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा क्या होता रहता है, जमा होता रहता है, अक्रेट होता रहता है, इसलिए इसको नाम दे दिया अक्रेटिंग प्लेट बाउंड्री। दूसरी जो हमारी प्लेट बाउंड्री है उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव या कन्वर्जेंट या कंज्यूमिंग प्लेट बाउंड्री। अगर हम इस प्लेट बाउंड्री के बारे में बात करते हैं तो पहले इसका नाम के बारे में मैंने बताया डिस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्लेट बाउंड्री पर कुछ न कुछ डिस्ट्रक्शन होता, नाश होता, विनाश होता रहता है। इसका एक प्लेट बाउंड्री का जिसका थोड़ा बहुत जो भाग है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। दूसरा इसका नाम है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जब दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के नजदीक आती हैं, वो एक दूसरे से टकराती हैं, इसलिए इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। अब जो टकराएंगी तो उसमें क्या होगा, एक प्लेट बाउंड्री नीचे धंस जाती है और वहाँ नीचे जाके वो खत्म हो जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इस वजह से इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। क्योंकि एक प्लेट बाउंड्री कंज्यूम हो गई, नीचे जाए खत्म हो गई है, इसलिए इसको कंज्यूमिंग प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। तीसरे वाले हमारा बहुत ही मतलब सिंपल है, कंजर्वेटिव, जो कहते हैं कि ना तो इसका डिस्ट्रक्शन होता है ना इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कंजर्वेटिव है। ठीक है। दूसरी बात है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, भाई ना तो ये एक दूसरे नजदीक जाएंगी ना एक दूसरे नजदीक, ये पास से गुजरती है, शेयर। ऐसे ही इसका ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स का भी यही होता है जो समीप से गुजर जाए, ना विनाश करे ना क्या कहते हैं इसका विकास करे, और इसलिए इसको कंजर्वेटिव या शीर या ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा कि भाई प्लेट बाउंड्रीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में करते हैं इसको, क्योंकि यही हमारा मेन जो फोकस है चैप्टर का है, इसको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये जो आपके सामने जो स्लाइड है इसमें हमने डायग्राम से इसको 3 भागों में बांटा है, और इसको जो बांटने का जो हमारा तरीका है उसमें भी हमने क्या यूज किया है, 3 क्राइटेरिया यूज किए। नेचर के आधार पर इसका डिवीजन किया प्लेट बाउंड्री का, स्केल के आधार पर इसका डिवीजन किया है, और तीसरा है एक्टिविटी के आधार पर इसका हमने डिवीजन किया है। नेचर के आधार पर अगर बात की जाए
तो हमने वही तीन भाग हैं जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री और ट्रांसवर्स प्लेट। नेचर के आधार पर ही जो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है उसको फर्दर हमने सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो भी तीन डिवाइड किया है। कन्वर्जिंग का मतलब जब दो प्लेट एक दूसरे को पास आकर कन्वर्ज करती, तो तीन भागों में कैसे डिवाइड किया हमने। मान लिया एक प्लेट हमारी ओशियनिक है, समुद्री है, दूसरी कंटिनेंटल महाद्वीपीय प्लेट है। जब एक ओशियनिक प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट दोनों आके कन्वर्ज करती है, एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस ये है कि जब दोनों ही महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है, दोनों महाद्वीपीय प्लेट कन्वर्ज कर रही है। तीसरा केस क्या हो गया, जब दोनों ही महासागरीय महासागरीय प्लेट कन्वर्ज कर रही। तो हमारे पास कितने केस हो गए, तीन। कैसे, या तो महाद्वीप महाद्वीप, दूसरा केस है महासागर महासागर, तीसरा केस है एक महाद्वीप और एक महासागरीय प्लेट जब आपस में कन्वर्ज करते हैं। तीन तरह से हमने इसको बांट लिया है और इसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। दूसरा है आगे हमारा डाइवर्जिंग प्लेट। डाइवर्जिंग प्लेट की बात करें तो इसमें हमारा जो डाइवर्जिंग प्लेट की है, इसको हमने दो भागों में बांटा है। या तो क्या है कि जो एक महासागर है वही डाइवर्जेंट हो रहा है, इधर भी जो बाउंड्री है वो ओशियनिक है और उधर भी ओशियनिक है, तब उसको बोलते हैं ओशियनिक ओशियनिक डाइवर्जेंट। दूसरा क्या होता है, कंटिनेंटल कंटिनेंटल डाइवर्जेंट, यानी कि वो महाद्वीपीय है और जब महाद्वीपीय एक दूसरे से दूर जाती है तो उसको बोल दिया कंटिनेंटल कंटिनेंटल डाइवर्जेंट, ठीक है। इसमें हम केवल डाइवर्जेंट दो ही कैटेगरी पढ़ेंगे। और थर्ड है हमारा ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री। हालांकि ये प्लेट बाउंड्री कम इफेक्टिव है कंपेरेटिव टू अदर्स, और इसका मतलब वर्ल्ड में देखा जाए तो एक दो ही एग्जाम्पल है, वो हम पढ़ेंगे। तो इस पूरे की पूरी जो नेचर के आधार पर जो डिवीजन है वो हमारा अगला जो हमारी स्लाइड है उसी में हम अध्ययन करेंगे। स्केल के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है, इंटरप्लेट मोमेंट और इंट्राप्लेट मोमेंट। अब ये क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि मोमेंट है, और इंटरप्लेट में क्या डिफरेंस है और इंट्राप्लेट में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जब कभी एक जो प्लेट है उसके अंदर ही कुछ न कुछ मोमेंट हो, उसके अंदर ही डाइवर्जेंट हो रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, उसके अंदर ही अंदर कुछ छोटी मोटी प्लेट बन गई वो दूर जा रही है, तो उसको बोलते हैं इंट्राप्लेट। लेकिन इंटरप्लेट क्या है, एक प्लेट के अंदर नहीं, एक प्लेट अपनी जगह दूसरी प्लेट अपनी जगह, तो दो प्लेटों के बीच में, जब दो प्लेटों के बीच में मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरप्लेट मूवमेंट, और जब एक प्लेट के अंदर ही अंदर होता है तो उसको इंट्राप्लेट मूवमेंट। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं कि जैसे कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट में हो, अपने जिले में हो और आप अपने जिले में ही घूम रहे हो तो वो है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, अपने जिले में ही मूवमेंट है। लेकिन अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में जाओगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्लेट का भी मूवमेंट है। फिर है हमारा एक्टिविटी के आधार पर। अगर हम बात करें एक्टिविटी के आधार पर, तो एक्टिविटी के आधार पर भी हमने प्लेटों को दो भागों में बांटा, एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज और पैसिव प्लेट बाउंड्रीज। एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं, एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज वो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं जहां कुछ न कुछ घटता रहता है, कुछ न कुछ निर्माण होता रहता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि कोई माउंटेन बना है, या फिर वोल्केनो एक्टिविटीज हुई है, या अर्थक्वेक आए हैं, तो ये ऐसी घटनाएं हैं जहां घटती रहेंगी, तो प्लेट बाउंड्री कैसी है, एक्टिव है, इसलिए उस बाउंड्री को बोलते हैं एक्टिव प्लेट बाउंड्री। और ऐसी प्लेट बाउंड्री जहां हजारों सालों से कुछ हुआ नहीं है, वो साइलेंट है, शांत है, वो प्लेट बाउंड्री क्या है, पैसिव है, कोई वहां पर हलचल नहीं है, कोई ज्यादा ना निर्माण है, ना डिस्ट्रक्शन है, ना कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसी प्लेट बाउंड्रीज को हम कहते हैं पैसिव प्लेट बाउंड्री। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज का जो हमारा जो ये स्लाइड है ये थी पार्ट 1,
और अगर आपको ये पूरा चैप्टर देखना है तो आप देखिए हमारा पार्ट 2। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का पार्ट 2 आपके पास जल्दी ही आएगा। आज के लिए धन्यवाद।